हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा क्या चीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अरे बेटा, हम लोग पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नेमिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग डिस्कस किए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम लिखने का दो सिस्टम होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिस और ट्रांस सिस्टम और एक को हम लोग बोलते हैं ई एंड जेड सिस्टम। सिस और ट्रांस सिस्टम में क्या बताए थे कि अगर एक जैसे ग्रुप एक तरफ हो तो सिस फॉर्म और एक जैसे ग्रुप अगर अक्रॉस होने लगे तो फिर ट्रांस फॉर्म। और सिस और ट्रांस फॉर्म का लिमिटेशन होता था कि अगर ऊपर वाले कार्बन का दोनों ग्रुप डिफरेंट और नीचे वाले कार्बन के भी दोनों ग्रुप बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल अलग हो, माने ऊपर और नीचे के कार्बन में कोई सेम ग्रुप हो ही नहीं, तो फिर वैसे केस में सिस और ट्रांस नेमिंग का सिस्टम फेल करने लगता है। तो नया सिस्टम डेवलप किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ई एंड जेड सिस्टम। ई फॉर इंटेलिजेंट और जेड फॉर जुसामैन। अगर इसमें हम लोग ई एंड जेड सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, ई एंड जेड सिस्टम में दोनों कार्बन के हायर प्रायोरिटी ग्रुप को चुनते थे, माने इधर वाले कार्बन में जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उनको और दूसरे कार्बन में भी दोनों ग्रुपों में जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको। अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक तरफ हो गए तो उनको जेड फॉर्म बोलते हैं, जुसामैन टुगेदर। और अगर दोनों कार्बन के हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अक्रॉस तो फिर उसको हम लोग इंटेलिजेंट ई फॉर्म बोला करते थे। ठीक है, ये ई एंड जेड। आज हम लोग जो टॉपिक चर्चा करने चल रहे हैं इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जानते हो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर होता है। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा डाइपोल मोमेंट। वो प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। अरे बेटा, डाइपोल मोमेंट हम लोग किसको बोलते हैं ये बात आप लोग जानते हो। अगर मान लीजिए ए और बी आपस में बॉन्डेड है, ए और बी का आपस में बॉन्ड है, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इनटू इस बॉन्ड के कारण एटमों पर जो चार्ज हुआ है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कहीं पर एक सेंटर में कई सारे बॉन्ड हैं तो फिर सारे डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट जो होगा वही मॉलिक्यूल का फाइनल डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक सेंटर पर एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सारे वेक्टरों का रिजल्टेंट के बराबर हुआ करेगा। अब आओ हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डाइपोल मोमेंट के हिसाब किताब को देखते हैं। अरे बेटा, जानते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डाइपोल मोमेंट के बारे में कहना क्या है। इन जनरल, अक्सर इन जनरल डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। दिस इज जनरल परसेप्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज करेक्ट कि अधिकतर समय सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम होता है। दो बात ध्यान देना, सिस का ज्यादा ट्रांस का कम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार नहीं, इसके अपवाद भी है।
तो पहला चीज तो काहे ज्यादा होता है, सिस का और ट्रांस का कम होता है। तो देखो हम लोग एक सिस फॉर्म बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक कार्बन ले लिए हैं, हम लोग यहाँ पर एक कार्बन ले लिए हैं और वह डबल बॉन्डेड है एक दूसरे कार्बन के साथ, सी डबल बॉन्ड सी। और मान लीजिए सिस ट्रांस बनाने के लिए हमने एक जगह हाइड्रोजन ले लिया और एक जगह हमने मिथाइल ले लिया, और फिर इसी मॉलिक्यूल का हम लोग ट्रांसफॉर्म भी ले लेते हैं। यहाँ मिथाइल ले लिए, यहाँ मिथाइल ले लिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए, यहाँ हाइड्रोजन ले लिए। दिस इज सिस फॉर्म एंड हियर इट इज ट्रांसफॉर्म। अरे बेटा अगर गौर करोगे इसमें दोनों मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखोगे तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो पुशिंग होगा तो ये वेक्टर इधर की तरफ आएगा। यह मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन पुशिंग है तो ये वेक्टर भी इधर की तरह काम करेगा। तो अगर हम लोग दोनों वेक्टर को एक सेंटर पर कोसेंट्रिक करें तो कुछ न कुछ रिजल्टेंट इधर के तरफ आएगा। इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट कुछ न कुछ हुआ करेगा, रिजल्टेंट कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल का चर्चा करें तो ये वेक्टर उधर के तरफ और ये वेक्टर इधर के तरफ, दोनों को एक सेंटर पर करें तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा, और अपोज और बराबर बराबर वेक्टर एक दूसरे को टोटली अपोज कर रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। याद रखना, ट्रांस टू ब्यूटीन या ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस टू ब्यूटीन पुराना सिस्टम नाम बोलने का और ट्रांस ब्यूट टू इन नया सिस्टम नाम बोलने का। दोनों नाम एक ही है, मॉलिक्यूल है, लेकिन उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है बेटा? हाँ, तो हम बोल रहे थे कि सिस का ज्यादा हो रहा है, ट्रांस का 0 हो जा रहा है, क्योंकि ट्रांस में वेक्टर एक दूसरे को अपोज कर देते हैं। लेकिन ये बात सही है, अधिकतर बार सही है, कुछ केसों को छोड़कर। सर कौन से केस को छोड़कर? तो वो एक स्पेशल केस है, खूब ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए एक हम लोगों को 2 कार्बन का सिस्टम तो चाहिए ही, सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम चाहिए। अब इस सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम में एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा दो और दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। वी शुड हैव a electron pushing group at one of the carbon and electron withdrawing group at another carbon, और बाकी जो वैलेंसी खाली है वहां पर ग्रुपों को बैठाकर सिस और ट्रांस नाम लिखने लायक उसको बना दीजिए। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग ये मिथाइल ले लिए हैं और यहाँ NO2 लगा दिए हैं। बाकी वैलेंसी से मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड होने के कारण अभी ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका सिस फॉर्म कैसा हो जाएगा बेटा? इसका सिस फॉर्म में सी डबल बॉन्ड सी, और दोनों हाइड्रोजन अब की बार एक तरफ कर दो, ये दोनों हाइड्रोजन अब की बार एक तरफ कर दो, तो इधर ये NO2 हो जाएगा, इधर ये मिथाइल हो जाएगा। थोड़ा सा वेक्टर बैठाकर हम लोग चेक करें कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर ज्यादा आएगा। अरे बेटा ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वह रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टरों का डायरेक्ट सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर मिथाइल इलेक्ट्रॉन पुशिंग, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, इस दोनों वेक्टर को करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आएगा। बेटा वेक्टर से तो इतना तो आप लोग जानते हो ना कि रिजल्टेंट जो होगा वह डायरेक्ट समेशन के बराबर नहीं हुआ करेगा। डायरेक्ट समेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, 2 वेक्टरों के रिजल्टेंट मैक्सिमम वहां तक हो सकते हैं। अगर एंगल सेम हुआ तो, अगर एंगल उससे ज्यादा होने लगे तो फिर रिजल्टेंट कम होता जाएगा। यहाँ पर आप ही लोग बताओ, ये वाला जो हमारा है वो सिस फॉर्म है और वो वाला जो है ट्रांसफॉर्म है। डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम हो जाएगा? तो बाबू यहाँ पर क्लियर कट है कि डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो ट्रांस का ही ज्यादा हो जाएगा और सिस का ही डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। जबकि नॉर्मल केस में हम लोग क्या देखते आए थे कि डायपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा वो सिस का ही ज्यादा हुआ करेगा और ट्रांस का ही डायपोल मोमेंट वेक्टर जो होता है वो कम हुआ करता है। उम्मीद है
ये डायपोल मोमेंट वाला जो केस था, यह बात सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। डायपोल मोमेंट वाला जो बात था, ये बात सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग एक बात बोले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के डायपोल मोमेंट डिफरेंट हुआ करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है तो डायपोल मोमेंट में भी अंतर होता है। इन जनरल सिस फॉर्म का डायपोल मोमेंट ज़्यादा, ट्रांस फॉर्म का डायपोल मोमेंट कम होता है। लेकिन अगर डबल बॉन्डेड कार्बनों में से किसी एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा हो और दूसरे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो इस एक पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांस का ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा और सिस का ही डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। बात उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। सुन बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी हम लोग चर्चा किए हैं और वो था डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट वाले फैक्टर से आगे बढ़ते हैं। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को चर्चा करना है वह प्रॉपर्टी का नाम होगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम चर्चा करने चल रहे हैं वह प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा प्रॉपर्टी जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हो जाएगा क्या चीज? सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सुनो ना, क्या कहना मेरे को कहना ये कि हम सब लोग जानते हैं कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। हम सब लोग अच्छे से भली भांति अवगत हैं कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट होने के नाते अपने अंदर पोलर कंपाउंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा घुलने में मदद करेगा। तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ही अंदर सॉल्युबिलिटी का चर्चा करें, अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर ही वाटर में कौन ज़्यादा घुलेगा कौन कम घुलेगा इस फैक्टर को अगर डिस्कस करें, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी तो पोलैरिटी पे निर्भर करता है। ज़्यादा पोलर माने ज़्यादा सॉल्युबल। अरे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन ज़्यादा पोलर कौन कम पोलर, ये तो अभी ना पिछले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करके आए हैं। वह ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो वाटर के सॉल्युबिलिटी का केस डायपोल मोमेंट ही डिसाइड करने का है। वाटर सॉल्युबिलिटी का केस डायपोल मोमेंट को ही इन जनरल सिस वाला जो फॉर्म होगा वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा ट्रांस वाले से, और उस एक पर्टिकुलर केस में ट्रांस वाला ही वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होने लगेगा। वाटर सॉल्युबिलिटी का डिसीजन या वाटर सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आए तो बहुत क्लियर कट नहीं बन जाएगा। द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग हायर डायपोल मोमेंट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हुआ करेगा अपने दूसरे वाले फॉर्म के तुलना में। पक्की बात? उम्मीद है वाटर में सॉल्युबिलिटी बात समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। बहुत सिंपल सा चीज़ है, जब जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तब उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हुआ करेगा। अरे बेटा, वाटर में सॉल्युबिलिटी के बाद अगला जो पॉइंट हम लोगों को चर्चा करना है वो होगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगला जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज़ के बारे में? तो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज़ के बारे में? तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एक बात जानते हो, अगर एक बर्तन में हम लोग कोई लिक्विड लिए हुए हैं, मान लीजिए ये लिक्विड के एटम्स हैं, मान लो ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हैं, अगर इन मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हो, अगर ये दोनों एक दूसरे को मजबूत अट्रैक्शन फोर्स से पकड़े हुए हैं, तो इवन मजबूत कोलिजन भी इनको वेपर फेज में नहीं बदल पाएंगे। हम और ज़्यादा हीट करेंगे, मॉलिक्यूल को और ज़्यादा एनर्जी आएगा जो लिक्विड फेज में है, और ज़्यादा मजबूत कोलिजन होगा, तब जाकर ये वेपराइज होगा। तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन अगर मजबूत हो तो वेपराइज करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, माने बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। उल्टा अगर इनके बीच में अट्रैक्शन कमज़ोर हो तो हल्का सा भी कोलिजन हो तो ये वेपर फेज में चल जाएगा।
हल्का सा कोलिजन माने कम टेम्परेचर पर भी वो वेपराइज होने लगेगा, और वेपराइज होने लगेगा और वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो अगर मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो तो बॉइलिंग पॉइंट उनका कम हुआ करेगा। अब बात है कि लिक्विड फेज में मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या क्या हो सकता है। तो लिक्विड फेज में अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हो सकता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तीसरा हो सकता है क्या चीज जानते हो, तीसरा हो सकता है वंडरवाल्स, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बेटा पहले पॉइंट पर चर्चा करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिस और ट्रांस तक अपने डिस्कशन को अगर सीमित रखें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहीं तक अगर सीमित रखें, तो सिस फॉर्म अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा तो ट्रांसफॉर्म भी बनाएगा, अगर सिस फॉर्म बनाएगा तो ट्रांसफॉर्म भी बनाएगा। अरे एक सी डबल बॉन्ड सी है, अब मान लो इसमें इधर कोई ग्रुप है विच इज कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मान लीजिए यहाँ सी डबल ओ एच है, तो ये इस फॉर्म में बनाया तो इसका दूसरा वाला फॉर्म जो होगा वो भी इधर आ जाएगा, जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होगा उसमें उधर के तरफ से अप्रोच करेंगे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल इनके साथ हाइड्रोजन बनाना होगा वो उधर से नहीं इधर से अप्रोच करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिस भी बनाएगा, ट्रांस भी बनाएगा, अगर संभव है तो सिस में संभव है तो ट्रांस में भी संभव होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा फैक्टर नहीं है जो बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंस कर सके, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ला सके। अरे बेटा बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो सकता है और किन चीजों के कारण, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। हाँ, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में फर्क होता है। अभी ना हम लोग पहले पॉइंट में देख कर आए हैं कि इन जनरल सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा और ट्रांस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कम हुआ करता है। अरे बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम लोग ये बात नहीं बोल सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह इन जनरल सिस वाले फॉर्म का ज्यादा और ट्रांस वाले फॉर्म का कम। अगर कोई पूछे कारण, तो कारण है कि सिस वाले फॉर्म में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मजबूत होगा, तो दो मॉलिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन भी रिलेटिवली बेटर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे बेटा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट जितना सिस का होगा उतना ट्रांस का होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो यह भी नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पर निर्भर करेगा, और जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हुआ करेगा। ये तो अच्छी बात है, हम लोग देख चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग अगला, बॉइलिंग पॉइंट में भी मामला समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट में भी वही बात है बेटा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा आप लोग जानते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला जो टर्म हम डिस्कस करने चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के तहत, वो होगा जानते हो क्या, वो होगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज के बारे में, तो वो होगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। अरे बेटा मेल्टिंग पॉइंट का डिसीजन बहुत क्लियर कट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बहुत क्लियर कट डिसीजन नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट वैरी कर सकता है, लेकिन इन जनरल एक ट्रेंड माना जाता है, याद रखना, इन जनरल एक ट्रेंड माना जाता है कि ट्रांस वाले फॉर्म का ट्रांस वाले फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है, सिस वाले फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो रिलेटिवली कम होता है। सर ऐसा क्यों? सुनो ध्यान देना, जितने भी तरह के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, गौर कर, जितने भी तरह के अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, जो भी है, सभी में नीचे आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तेजी से घटने लगते हैं, आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तेजी से घटने लगते हैं, और डिस्टेंस घटने से अट्रैक्टिव फोर्स बहुत रैपिडली इंक्रीज कर जाते हैं।
ये बात समझ गए। अगर दो मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक ज्यादा आ जाए, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम हो सॉलिड फेज में, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड फेज में अट्रैक्टिव फोर्सों पर निर्भर करता है। तो अगर मॉलिक्यूलों का पैकिंग ज्यादा क्लोज हो, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए हों, तो फिर उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अरे बेटा, ट्रांसफॉर्म में दो मॉलिक्यूलों के बीच में पैकिंग ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे में ज्यादा क्लोज पैकिंग हो पाते हैं, किसके तुलना में? तो सिस के तुलना में। सिस वाले के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा क्लोज पैकिंग हो जाता है ट्रांस वाले फॉर्म में। क्लोज पैकिंग होने के मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम रह जाता है, और थोड़ा कम डिस्टेंस रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत लगेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा। लेकिन ये ट्रेंड इन जनरल है। मेन चीज़ है कि मॉलिक्यूल कितने नज़दीक नज़दीक आ पा रहे हैं। मेन चीज़ है कि मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना ज़्यादा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये बात भी समझ गए। और इन जनरल ये ट्रेंड काम करता है। क्या ट्रेंड बोले हैं? कि ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, सिस फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट कम। ये इन जनरल ट्रेंड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बाद आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चर्चा करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट के बाद हम लोग चर्चा करते हैं क्या चीज़ के बारे में? तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में सुनना बेटा, स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है। जानते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्टेबिलिटी मेनली इफेक्टेड होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का स्टेबिलिटी जो होता